शोभाराम नाम का एक व्यक्ति अपने गांव में परचूनी की दुकान चलाता था और जब वो बाजार चला जाया करता था तो उसकी 22 साल की बेटी स्वाति, जो कि कक्षा 10 तक पढ़ी हुई थी, वो उसकी दुकान पर बैठती थी और दुकान को चलाया करती थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 1 साल पहले की बात है, उस दुकान पर एक लड़का आया करता था सामान लेने। और जब वो लड़का उस दुकान पर सामान लेने आया करता था तो स्वाति और उस लड़के की आंखें चार हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो इनको मिलना भी था। अब ये लोग मिलेंगे कैसे? इसके लिए स्वाति क्या है, एक प्लानिंग करती है। वो क्या करती थी, रात के समय पे अपने परिवार के खाने में नींद की दवा मिला दिया करती थी, जिससे उसके परिवार के सभी लोग आराम से सो जाया करते थे। स्वाति छत पे जाया करती थी, वो लड़का भी छत पे आया करता था। ये दोनों मिलके बातें किया करते थे, संबंध बनाया करते थे। इसके बाद वो लड़का अपने घर चला जाया करता था, स्वाति नीचे आके सो जाया करती थी। अब ये सिलसिला कई महीनों तक चला, लेकिन अचानक से ही स्वाति के घर वालों को स्वाति के ऊपर हो गया शक और उसके नींद की दवाई जो डालती थी उसका राज भी खुल गया। इसीलिए जो स्वाति के परिवार वाले हैं वो स्वाति के ऊपर जो है पाबंदियां लगा देते हैं और ना ही उस लड़के से मिलने की बात करते हैं कि आगे से इस लड़के से मिलेगी भी नहीं। अब स्वाति उस लड़के से मिल नहीं पाती। अब ये क्या करे, ये सिर्फ फ़ोन पे ही बात करती थी, इसीलिए स्वाति के मन में बहुत गुस्सा हो जाती है। इसीलिए वो क्या करती है, अपने परिवार वालों के खाने में जहर मिला देती है ताकि परिवार वाले मर जाएं और वो उस लड़के से मिल लिया करे। लेकिन स्वाति के परिवार वाले स्वाति की सारी चालाकियों को सब समझ चुके थे, इसीलिए वो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते थे। इसीलिए जितनी भी बार स्वाति ने अपने परिवार वालों के खाने में जहर मिलाया था, उतनी बार किसी ने भी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया। इसीलिए स्वाति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है, इसके लिए चाहे मेरे परिवार वालों को रास्ते से हटाना पड़े तो हटाओ, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। इसके बाद स्वाति और उसका बॉयफ्रेंड मिलके दोस्तों एक ऐसी प्लानिंग रचते हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस पुलिस की टीम ने इस केस का खुलासा किया था वो भी सब लोग चकरा गए थे। होता क्या है, एक कत्ल होता है। ना तो वो कत्ल बॉयफ्रेंड के परिवार में किसी का होता है, नहीं स्वाति के परिवार में किसी और का होता है। होता कत्ल किसी और का है, जिसके चक्कर में कोई और फंसता है। लेकिन आखिरकार ये राज खुल जाता है कि वो कत्ल किसी और ने नहीं, स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर किया है। दोस्तों, स्वाति अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती थी, लेकिन क्या होता है, जो उस एरिया के एसएसपी साहब थे, एसएसपी साहब क्या करते हैं, इस केस को थोड़ी आराम से शिद्दत से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और जब इस केस को फॉलो अप किया जाता है तो एसएसपी साहब के निर्देश पर इस केस का खुलासा होता है। इसके बाद स्वाति और उसका बॉयफ्रेंड जेल जाता है और फिर वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने किसकी हत्या की थी और कौन जेल गया था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से। और मुरादाबाद जिले का ही एक थाना लगता है, थाना पकबड़ा। और पकबड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है गुरैठ। और गुरैठ गाँव में ही एक जगह लगती है जिसका नाम है तैय्या कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान के पास क्या होता है दोस्तों, 18 सितंबर 2025 की सुबह सुबह झाड़ियों में एक लाश मिलती है। अब जैसे ही गांव वालों को वहां पे लाश मिलती है तो तुरंत गांव वाले क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लाश की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि गुरैठ गाँव का रहने वाला ये लड़का जो है योगेश है, ये पेंटर का काम करता है। अब जैसे ही पुलिस को इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि इस लड़के का नाम योगेश है, ये पेंटर का काम करता है और गुरैठ गांव का रहने वाला है, तभी क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले इस लड़के के घर वालों को संदेश भिजवाते हैं। लड़के के परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर इस लड़के की हत्या की तो किसने की, क्योंकि इस लड़के का किसी से भी किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। तभी क्या होता है दोस्तों, जब पुलिस वाले इस लड़के के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डायल 112 की जो पुलिसकर्मी होते हैं, मोटरसाइकिल पे जो घूमते हैं, वो पहुँच जाते हैं और वो बताते हैं कि कल रात को क्या है, योगेश ने फ़ोन किया था डायल 112 पे और उसने बताई थी
कि 3 लोग हैं जो उसे पत्थरों से ईंटों से कुचल रहे हैं और मार रहे हैं और आके हमें बचा लो। अब ये वाली बात जैसे ही योगेश के भाई उमेश को पता चलती है कि 3 लोग उसे मार रहे थे, तो वो पुलिस वालों से पूछता है कि साहब वो 3 लोग कौन हैं। तब वो पुलिस वाले नाम बताते हैं, जिसमें पहला नाम था शोभाराम, दूसरा था उसका बेटा कपिल और उसका छोटा बेटा गौरव। ये 3 लोगों का नाम लिया था। अब जैसे ही योगेश के भाई उमेश को ये वाली बात पता चलती है कि गांव के ही रहने वाले उसके पड़ोसियों ने उसके भाई को मारा है, तो वो तुरंत क्या करता है, थाने में जाता है और उन तीनों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करा देता है। अब दोस्तों ये केस साफ साफ बता रहा था कि योगेश की हत्या 3 लोगों ने मिलकर की है, जिसमें शोभाराम और उसके 2 बेटे कपिल और गौरव शामिल हैं। ये केस साफ साफ क्लियर हो चुका था कि इन तीनों ने ही मिलकर उसकी हत्या की है, क्योंकि योगेश ने मरने से पहले डायल 112 पे फ़ोन करके इन तीनों का नाम बता दिया था। अब योगेश के भाई ने FIR दर्ज कर दी थी और जैसे ही FIR दर्ज हुई, पुलिस तुरंत ही शोभाराम और उसके दोनों बेटे कपिल और गौरव को हिरासत में ले लेती हैं। अब केस जो है पूरी तरह से साफ हो चुका था कि बेगुनाह योगेश की हत्या इन तीनों ने मिलकर ही की है। अब पुलिस वाले जो है इस केस का खुलासा करने ही वाले थे और इन तीनों को जेल भेजने ही वाले थे। तभी क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ के SSP होते हैं सतपाल अंतिल क्या करते हैं, इन तीनों के पास जाते हैं और इन तीनों से मिलकर पूछते हैं कि सही सही बताओ, तुमने ही इसकी हत्या की थी। तो ये तीनों उसके सामने SSP साहब के सामने हाथ जोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये इसे किसने मारा, क्यों मारा और इसने हमारा नाम क्यों लिया। अब SSP साहब सोचते हैं कि यार इन तीनों का नाम लिया तो है, इसमें क्या गुत्थी है ये सुलझानी पड़ेगी। इसीलिए SSP साहब क्या करते हैं, जो डायल 112 की कॉल रिकॉर्डिंग होती है लखनऊ में, लखनऊ हेड ऑफिस से योगेश की आवाज़ का वॉइस सैंपल मंगाया जाता है और उस वॉइस सैंपल को लाके योगेश की आवाज़ से मैच किया जाता है और योगेश के परिवार वाले जो थे उनसे उनको सुनाया जाता है कि बताओ क्या यही आवाज़ तुम्हारे बेटे योगेश की है। अब जैसे ही योगेश के परिवार वाले उस आवाज़ को सुनते हैं तो वो साफ कह देते हैं कि ये आवाज़ हमारे बेटे योगेश की नहीं है, ये कोई और बोल रहा है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि जो फ़ोन किया था वो योगेश ने नहीं बल्कि किसी और ने किया था, तभी पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और अब इस केस की गुत्थी को सुलझाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, योगेश की कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि उसने किस किस से बात की थी। तो उसमें एक नाम साफ आ रहा था कि उसने रात को जो है गौरव को फ़ोन किया था और गौरव ने भी इसको फ़ोन किया था। अब गौरव का नाम तो सामने था, लेकिन जब उसकी लोकेशन निकलवाई गई तो गौरव जो है हत्या वाली जगह पे गया ही नहीं था। उसके मोबाइल की जो लोकेशन थी वो गौरव का घर ही था। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि गौरव वहाँ पे गया नहीं था, लेकिन योगेश ने बताया था कि गौरव और उसके पिता और उसके भाई ने इसको मारा है। अब ये देखा जाता है कि योगेश कल रात को कहाँ कहाँ गया था। जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उन सभी को छाना जाता है और कहाँ से कहाँ तक ये गया था, और जो योगेश है उसकी CDR निकलवाई जाती है कि इसके मोबाइल के साथ में और कौन सा मोबाइल था, पूरी डिटेल निकलवाई जाती है। और जब CCTV कैमरे की फुटेज देखी जाती है तो उसमें 2 लोग होते हैं सामने, जिसमें पहला होता है मनोज और दूसरा होता है मनोज का ममेरा भाई मंजीत। ये 2 लोग होते हैं और एक मोटरसाइकिल होती है और इनके बीच में योगेश बैठा हुआ होता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मनोज और मंजीत को ढूंढते हैं कि मनोज और मंजीत है कहाँ। अब मनोज और मंजीत जहाँ पे इनकी दुकान थी, घर था, वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं तो पता चलता है मनोज गायब है। अब गांव के आसपास के सारे एरिया में क्या है, पुलिस वाले सर्कुलेट हो चुके थे और जितने भी चौराहे थे वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही थी उन सबकी चेकिंग हो रही थी। तभी क्या होता है, रविवार की रात लगभग 10 बजे का समय होता है, तो मनोज जो होता है अपने ममेरे भाई के साथ बैठ के मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है। पुलिस वालों की रास्ते में चेकिंग चल रही होती है। तभी मनोज और मंजीत देखते हैं कि रास्ते में तो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों की नज़र इनके ऊपर चली जाती है। अब मनोज क्या करता है, वापस गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी मोड़ नहीं पाता। मंजीत वहीं पे गिर जाता है। पुलिस वाले मंजीत को पकड़ लेते हैं, मनोज का पीछा करते हैं तो मनोज के पास एक पिस्तौल होती है। वो क्या करता है, पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर देता है। तभी पुलिस जवाबी कार्रवाई में मनोज के ऊपर गोली चलाती है और मनोज के पैर में जाके गोली लग जाती है और मनोज वहीं पे गिर जाता है। और फिर
पुलिस वाले मनोज को उठाते हैं और सीधे हॉस्पिटल में जाके भर्ती करते हैं। मंजीत को उठा के थाने में ले जाते हैं और फिर इनसे पूछा जाता है कि बताओ, तुमने ही योगेश की हत्या की थी? तो मंजीत कहता है कि साहब हमने ही की थी, क्योंकि मनोज को गोली पड़ चुकी थी। अब मंजीत का नंबर था तो मंजीत तुरंत ही बोल जाता है कि हाँ साहब, मैंने और मनोज ने मिलकर ही योगेश की हत्या की थी। अब इससे पूछा जाता है कि तुमने इसकी हत्या क्यों की थी? तब जाके पता चलता है कि मनोज और जो शोभाराम है उसकी बेटी स्वाति, इनका जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है पिछले 1 साल से, और स्वाति और मनोज मिल सकें इसकी वजह से ही इन्होंने जो है योगेश की हत्या की थी। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि स्वाति और मनोज कैसे मिल जाएंगे? अगर योगेश की हत्या होगी तो स्वाति और मनोज कैसे मिलेंगे, तुम ये बताओ। तब पता चलता है कि जब योगेश मरेगा तो उसने जो है स्वाति के पिता शोभाराम, उसके दोनों भाई कपिल और गौरव का नाम लिया था मरने से पहले। तो पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ लेते और फिर ये तीनों जाते जेल। इसके बाद मनोज और स्वाति जो है फ्री हो जाते, आज़ाद हो जाते। इसके बाद ये लोग आराम से मिल सकते थे। पुलिस वाले कहते हैं कि ये कैसी प्लानिंग है, लड़की के भाई और पिता जेल चले जाएंगे, इसके बाद ये फ्री रहेंगे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, मंजीत और मनोज से पूरी कहानी सुनते हैं कि सही सही बताओ कहानी कहाँ से शुरू होती है, और स्वाति और मनोज एक दूसरे को कैसे जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि मनोज और स्वाति जो है अलग अलग गांव के रहने वाले थे। अब इसके बाद जो मनोज और मंजीत हैं वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं कि आखिर स्वाति उन्हें कैसे मिली, कैसे प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और कैसे इन लोगों ने हत्या करने की प्लानिंग की। होता क्या है दोस्तों, मुरादाबाद जिले के मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है गुरैठ, और गुरैठ की ही रहने वाली थी ये स्वाति। स्वाति की उम्र 22 साल है और स्वाति कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी है। अब दोस्तों, स्वाति के परिवार में कौन कौन रहता है मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। स्वाति के परिवार में इनके पिता हैं जिनका नाम है शोभाराम, जिनकी उम्र है लगभग 60 साल के आसपास। इसकी माता का नाम है राम देवी, जिसकी उम्र है 60 के आसपास ही है। और इसके भाई कपिल, जिसकी उम्र है 26 साल। इसके दूसरे नंबर का भाई है गौरव, जिसकी उम्र है 24 साल। और पिता जो काम करते हैं, पिता की जो है एक परचूनी की दुकान है गांव में ही। और जो इसका बड़ा वाला भाई है कपिल, वो क्या है, अनट्रेंड डॉक्टर है और उसकी गांव में ही एक डॉक्टरी की दुकान है, वो उसी को चलाता है। और जो छोटा वाला भाई है गौरव, वो ब्रेड और बटर सप्लाई करता है। जो कपिल है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन गौरव और स्वाति जो है ये दोनों अनमैरिड हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, जब स्वाति के पिता शोभाराम किसी काम से बाजार जाते थे या किसी रिश्तेदारी में जाते थे, किसी भी काम से अपनी दुकान से छोड़ते थे, तो उस दुकान पे आकर बैठती थी स्वाति। अब स्वाति बैठती थी, दुकान को चलाती थी। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले क्या होता है, मनोज ने इन्हीं की दुकान के पास में अपना सैलून खोला था। मनोज जो है मूल रूप से बदायूं जिले का खेड़ादास गांव का रहने वाला है। अब होता क्या है, स्वाति अपनी दुकान चलाया करती थी, मनोज दुकान पे जाता था सामान लेने के लिए। अब जब सामान लेने के लिए जाता था तो इन दोनों के बीच में बातचीत होती थी। बातचीत जो है मजाक में बदलती थी, मजाक बहुत ज़्यादा मजाक में बदल गया, यारी दोस्ती में बदल गया, और यारी दोस्ती प्यार में बदल जाती थी। अब होता क्या है, स्वाति और मनोज जो है मिलने की प्लानिंग करते हैं कि चलो मिलते हैं। अब मिलें कहाँ पे, गांव है, कोई देख लेगा तो बदनामी होगी। इसीलिए स्वाति और मनोज क्या प्लानिंग करते हैं दोस्तों, स्वाति रात के समय पे अपने घर वालों के खाने में नींद की दवा मिला दिया करती थी। इसके बाद ये छत पे चली जाया करती थी, मनोज चुपके से छत पे चढ़ जाया करता था, ये दोनों मिलकर बातचीत किया करते थे। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाया करते थे। समय गुजरता रहता है, कई महीने गुजर जाते हैं, इन दोनों की ये सारी चीज़ चल रही होती हैं। लेकिन इसी बीच में स्वाति के परिवार वालों को पता चल जाता है कि स्वाति और मनोज के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, और परिवार वाले लोगों को रात को नींद भी जल्दी आ रही है। तो उनको पता चलता है कि स्वाति जो है इनके खाने में नींद की दवाई मिलाती है। इसीलिए परिवार वाले थोड़े सख्त हो जाते हैं, स्वाति के ऊपर बहुत सारी रोकथाम लगा देते हैं। ना आप स्वाति दुकान पे जाती है, मनोज से मिल नहीं पाती, कैसे मिलेगी, क्योंकि स्वाति का हाथ का बना हुआ खाना भी उसके घर वाले नहीं खा रहे। अब स्वाति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो क्या करती थी, फ़ोन पे ही बात करती थी मनोज से, वो भी छुप छुप के। तब घर वाले घर में नहीं होते थे। अब 1-2 बार का बात ऐसी थी कि स्वाति ने जो है खाने में जहर की गोलियां मिलाई थी, ताकि परिवार वाले मर जाएं और इसके बाद स्वाति फ्री हो जाए और वो मनोज के साथ रह सके, घूम सके, फिर सके, खा सके, पी सके।
लेकिन जैसे ही परिवार वाले खाना खाते थे तो उनको कुछ अजीब सा फील होता था, वो खाना छोड़ देते थे। कई बार हुआ था ऐसा दोस्तों कि स्वाति जो है खाने में जहर की गोलियां मिलाती थी, लेकिन घर वालों को स्वाति की सारी चालाकियां पता थी। घर वाले उसको डांटते फटकारते भी थे, लेकिन स्वाति के सर पे जो है मनोज के प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। वो कैसे भी करके मनोज से मिलना चाहती थी। इसीलिए एक दिन की बात है, स्वाति मनोज से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ रहना है। इसके लिए चाहे मेरे परिवार वालों को रास्ते से हटाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब तुम जानो कैसे तुम मेरे साथ रहोगे। मनोज के प्यार में स्वाति इतनी अंधी हो गई थी, 1 साल का प्यार था दोस्तों, 1 साल के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी स्वाति कि वो अपने परिवार वालों को मारना चाहती थी। अब मनोज जो है इसके साथ इसके परिवार वालों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, और क्राइम पेट्रोल में एक सीन ऐसा आता है कि लड़का जो है लड़की से मिलने के लिए उसके पड़ोसी को मार देता है, और उसकी हत्या के जुल्म के हत्या के आरोप में जो लड़की के माता पिता हैं वो जेल चले जाते हैं। लड़की आज़ाद हो जाती है, उसके बाद वो मिलती रहती है। स्वाति को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो ये वाला आइडिया जो है मनोज को बताती है कि तुम ऐसा करो, किसी को भी मार दो, उसके इल्ज़ाम में मेरे परिवार वाले जेल चले जाएंगे। वो कहता है कैसे जाएंगे, तुम ऐसा करना, जिस समय तुम उसे मारोगे, जिसको भी पकड़ के मारोगे, तुम उसके मोबाइल से मेरे भाई को फ़ोन करना, और उसके बाद में 112 नंबर पे कॉल कर देना, ताकि ऐसा लगे कि मेरा भाई उसे मारने गया है और इसने मदद के लिए 112 नंबर पे कॉल किया है। इसीलिए मनोज क्या है, तैयार हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं किसी की हत्या कर दूंगा, और हत्या के बाद तुम्हारे भाई को फ़ोन करूंगा, उससे थोड़ी देर बात कर लूँगा, उसके बाद 112 नंबर पे कॉल मिला दूंगा। अब मनोज तैयार हो जाता है, स्वाति भी तैयार हो जाती है, और मनोज और स्वाति क्या करती है, अपने भाई गौरव का नंबर जो है मनोज को दे देती है। इसके बाद क्या होता है, मनोज जो है इस साजिश में अपने ममेरे भाई मंजीत को शामिल कर लेता है। दरअसल दोस्तों मंजीत जो है मझोला की मंडी में रहता है किराए पर, और पकवाड़ा में नसीम के यहाँ पे एक ज्वेलर की दुकान है, नसीम ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे काम करता है, आजकल फालतू था। इसीलिए मनोज जो है मंजीत को फ़ोन करता है और उसे सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसीलिए हमें किसी की हत्या करनी होगी और तुम मेरा साथ दो। अब मंजीत भी अपनी भाई और दोस्ती निभाने के लिए सामने आ जाता है कि भैया बुआ का लड़का है, इसका साथ तो देना पड़ेगा। तो मंजीत उसके इस हत्याकांड में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख चुनते हैं 17 सितंबर 2025 की रात, और 17 सितंबर 2025 की रात को क्या होता है, शाम का समय होता है। ये लोग कैलाश रोड पर खड़े होते हैं, और इन लोगों ने पहले ही सोचा हुआ था कि जो भी आएगा, कोई भी आए, उससे बात करेंगे और किसी न किसी बहाने से उसको मार डालेंगे। दरअसल ये लोग जो है उस गांव में ही सैलून की दुकान थी, ज़्यादातर लोग इनके जान पहचान के थे, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कैलाश रोड पर खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं किसी मुर्गे का कि कोई इनके जाल में आके फंसे और ये लोग उसकी हत्या करें। तभी ये लोग देखते हैं सामने से योगेश को आता हुआ। योगेश जो है साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। योगेश पेंट का काम करता है दोस्तों। अब वो जो है मनोज को जानता था, तो मनोज उसे रास्ते में रोक लेता है, कहाँ जा रहे भैया योगेश भाई? तो वो बताता है कि मेरे किसी पे पैसे चाहिए थे, उसने किसी के यहाँ पे पेंट वगैरह किया होगा, 1000 रुपये चाहिए थे, वो लेके आ रहा हूँ। तो ये लोग क्या है, उसे अपनी बातों में फंसाते हैं और जो मनोज है उसे शराब पिलाने का ऑफर देता है। तो योगेश शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी ही दूर पे एक पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप के पास में ही योगेश की साइकिल को रखवा देते हैं और उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा लेते हैं, और इसके बाद देसी शराब के ठेके पर जाते हैं, वहाँ से सस्ती वाली शराब पीते लेते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते में जाके, खेतों की बगल में जाके ये लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे शराब पीने लगते हैं। ये तीनों लोग खड़े होकर शराब पी रहे थे। इसी बीच में क्या होता है, जो योगेश शराब पी रहा होता है, ये उससे कुछ लाने के लिए बोलते हैं। योगेश वो लेने के लिए जाता है। तभी ये लोग क्या करते हैं, उसकी शराब का जो पैक होता है उसमें 8-10 नींद की गोली मिला देते हैं। अब योगेश आता है जो खाने पीने का सामान लेने के लिए, चखना लेने के लिए जाता है। ये लोग खाते हैं। योगेश जैसे ही पैक पीता है तो नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस पर खड़ा नहीं हुआ जाता। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं योगेश भाई नशा ज़्यादा हो गया है, ऐसा करते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। ये दोनों क्या करते हैं, मनोज गाड़ी चलाता है, योगेश को बीच में बैठाया जाता है, मंजीत उसके पीछे बैठता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ये तीनों लोग क्या करते हैं, 0 पॉइंट पुल के नीचे होकर जाते हैं मेड़ा तैया कब्रिस्तान के पास। वहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों के पास
जो योगेश होता है उसे ज़मीन में नीचे गिरा देते हैं और ज़मीन में नीचे गिरा के मनोज जो है उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके हाथों को दबाने लगता है और जो मंजीत है वो पत्थर उठाता है और जो योगेश है उसके चेहरे पे जोर जोर से मारता है। बेचारा योगेश पेंटर जोर जोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो, ये उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद मनोज पत्थर उठाता है, उसके मुंह पे मारता है जोर जोर से और फिर उसके गले को दबाते हैं और तब तक गले को दबाते हैं जब तक कि योगेश मर ना जाए और आखिरकार योगेश मर जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद मनोज क्या करता है, योगेश का मोबाइल निकालता है और जो नंबर स्वाति ने दिया था अपने भाई गौरव का, उस नंबर को डायल करता है। उस पर कुछ देर तक बात करने का नाटक करता है। अब गौरव समझ नहीं पाता भाई कौन है, अब ये लोग नंबर को काट देते हैं। उधर से गौरव दोबारा से फ़ोन करता है कि भाई कौन फ़ोन कर रहा है, लेकिन ये लोग फ़ोन उठा तो लेते हैं, बात नहीं करते। इसके बाद ये लोग डायल 112 पे फ़ोन करते हैं और डायल 112 पे फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे गौरव, उसका भाई कपिल और उसका बाप शोभाराम बुरी बुरी तरह से मार रहा है, ईंट पत्थर मार रहा है, आप साहब आके मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब डायल 112 वाले जल्दी से, जो उनकी पुलिस की सर्विलांस की टीम होती है जो गश्त पे निकलती है, उनको लोकेशन बताते हैं। अब गश्त वाली टीम क्या है, तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक मनोज और मंजीत अपना कांड करके वहां से निकल चुके थे और मोबाइल को वहीं पे फेंक जाते हैं। अब पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है, रात का समय हो रहा होता है, अंधेरा होता है। पुलिस वाले बार बार फ़ोन करते हैं लेकिन कोई फ़ोन उठाता नहीं है। जो 112 नंबर वाले पुलिस वाले होते हैं वो बेचारे परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फ़ोन कोई उठाता नहीं है। अब इसके बाद योगेश और मंजीत सोचते हैं कि ये लोग बच जाएंगे और स्वाति भी सोचती थी कि ये लोग बच जाएंगे, लेकिन जो एसएसपी साहब थे उनकी सतर्कता की वजह से ये लोग पुलिस के हद पे चढ़ जाते हैं। और ये पूरी कहानी मंजीत और योगेश ने पुलिस को सुनाई थी। अब जैसे ही ये कहानी सामने आती है तो पुलिस तुरंत स्वाति के घर पे जाती है, स्वाति को गिरफ्तार कर लेती है और स्वाति के पिता शोभाराम और स्वाति के दोनों भाई कपिल और गौरव, इनको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि योगेश ने पुलिस को फ़ोन करके यही बताया था। स्वाति के पिता और उसके दोनों भाई गौरव और कपिल, इनको आज़ाद कर दिया गया है। और इसके बाद सोमवार की सुबह पुलिस ने स्वाति, मंजीत और मनोज, इन तीनों को पुलिस के आगे पेश कर दिया और इसके बाद इनको जेल भेजा गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि 1 साल के प्यार में स्वाति इतनी अंधी हो गई कि वो अपने पूरे परिवार को रास्ते से हटाना चाहती थी। और जब परिवार वाले रास्ते से नहीं हटे तो उसने प्लानिंग की कि वो किसी और को मार दे और उनके खून के इल्ज़ाम में अपने परिवार वालों को जेल पहुंचा दे ताकि वो अपने आशिक से मिल सके। लेकिन अब स्वाति और उसका आशिक दोनों ही जेल में हैं, चाहे मनोज हो और उसका भाई जो है मंजीत, वो भी जेल में है। अब इसको प्यार ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसको सच्चा प्यार करने वाले थे, इसके परिवार वाले, वो भी अब इसके हाथ से चले गए। दोस्तों, प्यार करो लेकिन ऐसा मत करो कि आंखों पे पट्टी बांध लो, अपने परिवार वालों को मार दो। परिवार वालों से बात करो, अगर परिवार वाले हाँ करते हैं तभी आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे हट जाओ। अब जो मनोज है, अगर स्वाति से इतना ही प्यार करता था तो उसके बाप के सामने जाके मत्था टेकता, बोलता कि भाई मेरी शादी करा दो, मैं दहेज में चवन्नी नहीं लूँगा। स्वाति बोलती अपने बाप से, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने पूरे परिवार को मारने की सोची। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।